नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आइए आज देखते हैं प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों का ये सेट। मित्रों, आपसे आग्रह, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं। अगर कुछ लिखना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र को अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता करना। मतलब कि परामर्श क्या है? परामर्श ऐसा होना चाहिए कि छात्र की जो भी विशिष्ट योग्यताएं हैं वो उभर के आए और उसको उचित दृष्टिकोण का विकास उसके अंदर, यही जो है परामर्श होता है। तो यह कथन है जेसी अग्रवाल का। अगला है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन की आवश्यकता होती है अपनी रुचियों एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार भावी जीवन की योजना के लिए। तो ये इसके लिए होती है निर्देशन की आवश्यकता कि उसकी रुचि जो है और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसका भावी जीवन का योजना बनाया जा सके, इसीलिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। मित्रों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो ऑप्शन थोड़ा सा बड़े होते हैं अक्सर वो सही होता है, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड में। अगला है, छात्र परामर्श का संबंध है। तो छात्र परामर्श का संबंध है उसके शैक्षणिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से। छात्र को परामर्श दिया जाता है ताकि उसका जो शैक्षणिक जीवन में जो समस्याएं आने वाली है उसका समाधान हो सके। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कौन सा कार्य नहीं करेगा? तो सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर सकता है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी कर सकता है, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास भी कर सकता है। जो नहीं कर सकता है वो है कठोर दंड देकर कार्य करवाना। तो चूंकि पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं करेगा, तो यही हमारा आंसर जाएगा कि कठोर दंड देकर कोई कार्य उनसे नहीं करवाएगा। निम्न में से कुसमायोजित बालक क्या है? कुसमायोजित का अर्थ है जो उनके जीवन में संतुलन नहीं है, ठीक ना, वो उनको सही ढंग से उनका व्यवहार नहीं है, तो वो क्या करते हैं? असामाजिक होते हैं और सर्वथा दुखी होते हैं, परिवेश को अनुकूल बनाने में असमर्थ होते हैं, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देते हैं, और उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा कुसमायोजित बालक के लिए। समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है। मूल अभिवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक है मैकडूगल। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति को पर बल देता है? ऐसा कौन जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो वह है ऐच्छिक सिद्धांत। मनुष्य इच्छा के आधार पर ही कोई संकल्प लेता है या उसके संकल्प को बल मिलता है। एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। तो समायोजित व्यक्ति की विशेषता होती है कि वह व्यक्ति उत्तरदायित्व के स्वीकृत करता है, उचित संवेगों का प्रयोग करता है, लेकिन व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। उसके क्या उद्देश्य है, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, उसका प्रदर्शन नहीं करता है। वो नहीं दिखाना चाहता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ। वो चुपचाप अपना कार्य करता रहता है। दूसरे के साथ संबंध बनाने की योग्यता होती है। क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं, ये नहीं है, यानी ये इसका आंसर जाएगा। व्यक्तिगत उद्देश्य का प्रदर्शन वह व्यक्ति नहीं करता है। समायोजित का अर्थ होता है कि उसको जो है वो व्यक्ति जो है उसके जीवन में संतुलन प्राप्त हो गया है, संतुलित हो गया है, वो उसके आचार व्यवहार से वह समायोजित हो गया है। तनावपूर्ण परिस्थिति, पीड़ा व दुख से बचने के लिए क्या करना होगा? अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग करना होगा। शिक्षण और अधिगम क्या है? शिक्षण और अधिगम एक सिक्का के दो पहलू हैं। शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रिया हैं, अर्थात उपरोक्त में सभी।
बालक को सीखने के समय ही जिस क्रियाओं को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह सुप्त अधिगम का कथन है। सुप्त अधिगम विधि का यह अवधारणा है। मतलब कि बालक को जब चीज़ सिखा रहे होते हैं उस सीखने के समय ही क्या करना है कि टेप रिकॉर्डर, जैसे कि टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसके मस्तिष्क से संबंध कर दिया जाता है। ये है सुप्त अधिगम मान्यता वालों का। व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि व्यक्तियों के बीच में जो भिन्नता होती है, जैसे कि किसी का हाइट बड़ा होता है, छोटा होता है, किसी का नाक बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, किसी की बुद्धि तीव्र होती है, किसी की बुद्धि कम होती है। तो इसमें तो वंशानुक्रम प्रभाव हो सब तो हो सकता है, लेकिन जब पूछ रहा है कि सबसे मुख्य कारण, तो मुख्य कारण होगा आयु एवं बुद्धि का प्रभाव। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग आयु हो सकता है और उसकी बुद्धि भी अलग अलग हो सकती है। अंधे बालक को शिक्षण दिया जाता है। अंधे बालक को शिक्षण दिया जाता है ब्रेल पद्धति द्वारा। सबको जानते हैं ब्रेल लिपि पद्धति द्वारा। निम्नलिखित में से विशिष्ट योग्यता की मुख्य विशेषता है। विशिष्ट योग्यता तो अनेक प्रकार की होती है, ये बात सही है। विशिष्ट योग्यता भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है, ये भी बात सही है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। इस योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जाता है। विशिष्ट योग्यता को प्रयास द्वारा अर्जित किया जा सकता है और ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी, इसका आंसर हो जाएगा। बालकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक का जो मानसिक विकास हो इसके लिए क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम को प्रतिकूल तो क्षमता के प्रतिकूल तो होना नहीं चाहिए, अत्यधिक बोझल भी नहीं होना चाहिए और अत्यधिक सरल भी नहीं होना चाहिए। ये उसके रुचि के अनुकूल होना चाहिए, छात्र के रुचि के अनुकूल होना चाहिए, उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। व्यक्ति क्यों असामान्य हो जाता है? असामान्य माने शारीरिक रूप से जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो क्या है? हो सकता है कि उसके वंश में कोई असामान्य हो, कोई बुद्धि का कमजोर हो, या किसी का हाथ पैर टूटा हुआ हो, या फिर कोई अन्य असामान्य हो सकता है और उसकी शारीरिक संरचना असामान्य होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। अंतःस्रावी ग्रंथियों भी प्रभाव डालती है, अधिक मात्रा में स्रावित होना या नहीं स्रावित होना। जन्मजात या अर्जित दोष। कुछ जो उसके जन्म से ही होते हैं या कुछ दोष उसको अर्जित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कभी अर्जित दोष के मतलब है कहीं किसी घटना में किसी का पैर टूट जाना, खत्म हो जाना, हाथ कट जाना, तो वो बालक जो है असामान्य हो जाता है। या फिर हो सकता है कि उसके जन्म से ही इस तरह की समस्याएं हो, तो ये उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। विकलांग बालक जानते हैं आप लोग, नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बहरे बालक, और उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो मानसिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है उसकी मित्रता। जिस प्रकार के बच्चों से उसकी मित्रता होगी, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि उसी प्रकार हो जाएगी। विद्यालय में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब बालक जो है क्या है, तीव्र भी है और मंद बुद्धि है, दोनों के लिए समान अवसर होना चाहिए। पाठ्यक्रम समृद्ध होना चाहिए जिससे दोनों को भरपूर लाभ मिल सके। अहम मान्यता का मतलब कि ये रोकना होगा कि जो तेज बालक है वो ये उसकी अहम मान्यता, वो ये सोचे कि जो भी है हम ही हैं, हमसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है। इसके अंदर ये चीज़ को रोकना होगा और इसका उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। कहता है व्यक्तित्व आकलन की विधि है। तो व्यक्तित्व आकलन की विधि जो BF स्किनर एंड टेंटोफोन भी लाए थे। खेल अभिनय विधि भी है, कहानी पूर्ति परीक्षण भी है, उपरोक्त में सभी हो जाएगा। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसका है? यह है SS चौहान का, डॉक्टर SS चौहान का। बालक का जो सृजनात्मक विकास की जो उसमें सकारात्मक अभिवृत्ति में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। सृजनात्मक कार्य वह है जो नवीन हो और जो किसी समूह द्वारा उपयोगी और संतोषजनक के रूप में मान्य हो। यह किसने प्रतिपादित किया था?
तो ये प्रतिपादित किए थे स्टेन ने। मतलब कहते हैं कि सृजनात्मक कार्य वह है जिसका जो नवीन हो, जिसका परिणाम जो है नया हो, मतलब कि पहले से उस तरह के परिणाम देखने को नहीं मिले हों और इस परिणाम को किसी दूसरे समूह द्वारा मान्यता प्राप्त हो या संतोषजनक कहा गया हो। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला भूख की परिपक्वता। भूख की परिपक्वता का अर्थ मतलब हुआ कि जिज्ञासा, बच्चे के अंदर कितनी जिज्ञासा है तो वह उसको उसके अधिगम को प्रभावित करती है। उसकी प्रशंसा और निंदा करके भी उसके अधिगम को प्रभावित किया जा सकता है। शिक्षण पद्धति एवं अभ्यास भी प्रभावित करता है उसके अधिगम को, और उपरोक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बालक वे हैं जो मानसिक, सामाजिक, शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो ये कथन है कि क्या विशिष्ट बालक जो होता है जो मानसिक और शारीरिक सामाजिक भिन्नताओं से युक्त होता है, विशेषताओं से युक्त होता है। सृजनशील बालक की प्रवृत्ति क्या होती है? सृजनात्मक बालक अमान्य कार्य करते हैं। ये जरूरी नहीं कि अमान्य कार्य करेगा तब ये सृजनात्मक बालक नहीं हो जाएगा। सृजनात्मक बालक सदैव सफलता की ओर उन्मुख रहते हैं। ये सही है। सृजनात्मक बालक आलस्य युक्त होते हैं, ये गलत है। सभी तो होगा ही नहीं। सीखने की गति निर्भर करती है सीखने वाले की रुचि पर, सही बात है। उसकी जिज्ञासा पर, सही बात है। सीखने वाले के अंदर कितनी प्रेरणा है उस पर निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त में सभी पर निर्भर करता है। शिक्षक सहानुभूति के द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। शिक्षक, ये कथन किसका है? झा जी का है। झा का कथन है। शिक्षक सहानुभूति द्वारा बालकों का संवेगात्मक विकास कर सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। तो ये कथन है स्टीफन का। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नों का सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मित्रों, आपसे आग्रह है एक बार फिर से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचर, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। तो मित्र, आपसे आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें, और जो भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।